Is my screen visible? Is it visible, the Act, the PDF version? Yes, it is visible. I think. Okay. Yes. Okay. Should So, I go to the index first if you want? अब ठीक है. I think we can scroll. अभी नहीं, अभी रुक जाओ. No. ठीक है. Okay, starting from the beginning. शुरू में ले आओ. Now you can give me access. मैं इसको scroll कर सकूं. Access. Okay, ma'am. I think. Okay, ठीक है. आप ही handle कर लो. Just open the act. Okay, PPT is being shared by. Okay. Okay, we have it now. See, तो हमारा जो एक्ट है, हम लोग जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो सिलेबस है, दैट इज द पेटेंट्स एक्ट. व्हेन वी entered this field, we were told that the patent act, this is the bible for us. So we have to go through it so thoroughly. जैसे रोज लोग रामायण का एक चौपाई पढ़ के सोता है या कुछ इस टाइप का, तो इसको हम लोग को उस तरह से अडेप्ट अपने अंदर में करना है. पेटेंट एक्ट को इतने अच्छे से मतलब थ्रू करना है. दैट इज अराउंड 20 years बैक. इस टाइप से हमारे जो मेंटर्स थे उन्होंने हम लोगों से कहा था. तो ये एक्ट को जितना थ्रू करेंगे, प्लस ये हर दिन अपडेट होता है कुछ ना कुछ. कभी रूल्स अमेंड है, कभी कोई एक्ट में कोई सेक्शन. तो हर चीज को अपडेट रखना अपने आप को, तो आपको पढ़ते रहना ताकि हर चीज आपको so that when you are doing the practice, real practice, it becomes very easy and handy. So what we are covering in this class is the section 2. Section 2 में you will get a lot of definitions. कोई भी एक्ट जो होता है, जो लॉ किए हैं, आई थिंक अभिषेक इज देयर, उन्होंने लॉ किया है ना. तो लॉ, हाँ, वेरी गुड. तो जो आपने लॉ किया है, तो आपने देखा है कि जो कोई भी एक्ट है तो उसके अंदर में कोडेड है, तो वो सेक्शंस रहता है ना. सेक्शन वाइज कोडिफिकेशन किया जाता है. तो ये क्या है ना कि इसमें इस तरह से ये एक्ट पढ़ने का भी एक अपने आप में मतलब वो हुनर सीखना पड़ता है जब आप पढ़ते हो. तो क्योंकि ये सिर्फ आप सेक्शंस पढ़ लो शुरू में, तो यू विल नॉट बी एबल टू वर्क आउट. क्योंकि आधी बात इधर है और आधी बात आधा बुक के पीछे जो रूल्स है उनमें है. तो रीडिंग द सेक्शन अलोंग विद द रूल्स, दैट इज व्हाट आपको जो है वो प्रैक्टिस करना है. और वो करते करते आ जाएगा. अगर आप इसमें प्रैक्टिस पहले से नहीं कर रहे इस प्रोफेशन में, तो वो उसके लिए आपको पेटेंट एक्ट को पढ़ना सीखना सबसे इम्पोर्टेंट है. तो शुरू के कुछ क्लासेस में जब हम लोग ये बताएंगे कि कैसे रूल्स के साथ पढ़ते हैं, फिर आप अपने ही समझ जाएंगे कि कैसे आगे का सेक्शंस को रूल्स के साथ पढ़ना है. तो कोई भी जो एक्ट होता है लॉ का भी, LLB जो लोग किया है वो लोग जानते होंगे. तो पहले जनरली शुरू में फर्स्ट चैप्टर जो है वो प्रिलिमिनरी रहता है, जिसमें कि आपको शॉर्ट टाइटल रहेगा, ये बताएगा कि कब ये एक्ट फोर्स में आया और कहाँ तक इसका स्कोप है, दीज थिंग्स. तो जैसे कि ये एक्ट भी पैरेलली आपने खोला. अच्छा, कोई और आ रहा है क्या? ओके. तो हम in our patent act also, the first chapter is preliminary, which tells about short title, extent and commencement, and सेक्शन 2 विच इज द डेफिनेशंस एंड इंटरप्रिटेशन. तो ये डेफिनेशन जो है, जो हमारा फर्स्ट जो पेपर होगा MCQs वाला, तो उसमें कई बार बहुत सारे इसमें से क्वेश्चंस आ जाते हैं. तो आप देखो ये जो स्लाइड है सेक्शन 2, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो इसमें मेंशन है इन्वेंशन. क्योंकि व्हाट इज पेटेंट? पेटेंट किसको मिलता है? कोई इन्वेंशन को मिलता है, कोई डिस्कवरी को तो नहीं मिलता है. हमें रास्ते चलते हमें कोई एक चीज मिल गया, हमने डिस्कवर कर लिया, तो दैट इज नॉट द इन्वेंशन. उसमें कोई ह्यूमन इनपुट नहीं है, टेक्निकल कोई ये नहीं है, योगदान नहीं है, देन इट इज नॉट एन इन्वेंशन. तो आपको इन्वेंशन को ही पेटेंट मिलता है. तो इसलिए आपको सेक्शन 2 में यू विल सी इन्वेंशन का डिफिनीशन आपको मिलेगा. इन्वेंटिव स्टेप क्या है, न्यू इन्वेंशन क्या है,
ये सारे डेफिनेशंस, तो यथासंभव यू हैव टू लर्न, बहुत मतलब बड़ा नहीं है, इफ यू ब्रेक द डेफिनेशंस का जो टर्म्स है उनको अगर हम ब्रेक करके पढ़ेंगे, अभी हम एक्ट भी खोलेंगे, श्रुति विल ओपन इट आफ्टर सम टाइम, तो मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसे उनको ब्रेक करके हम लोग याद कर सकते, लर्न कर सकते, क्योंकि यू हैव टू लर्न मोस्ट ऑफ द डेफिनेशंस। और वो ट्रिक हमको एक निकालना पड़ेगा कि कैसे हमको पता है कि 2(1)J में इन्वेंटिव स्टेप है, तो 2(1)J में इन्वेंशन का डेफिनेशन है, 2(1)J(A) में इन्वेंटिव स्टेप का डेफिनेशन है, तो वो कुछ ट्रिक्स भी हम लोग निकालेंगे। अजाइनी है तो 2(1)A बीम है, तो A से A ऐसे कुछ एक करके, सो दैट वी विल बी एबल टू लर्न द डेफिनेशंस। तो ये सेक्शन 2 में ये 2-4 यहाँ पे बताए हैं, हम लोग सारे ही देखेंगे एक एक करके। फिर सेक्शन 3 क्या है, व्हाट इज नॉट एन इन्वेंशन। जब भी आपके पास कोई भी कैंडिडेट, कोई भी इन्वेंटर, कोई भी साइंटिस्ट, कोई भी रिसर्चर आपके पास आता है कि मैंने कुछ इन्वेंट किया है, मुझे इसका पेटेंट एप्लीकेशन फाइल करना है, तो हम लोग क्या क्या चीज देखते हैं, पेटेंटेबिलिटी क्राइटेरिया। क्राइटेरिया वो क्या है, पेटेंटेबल है कि नहीं, that is first the definition of invention that you will get in, नीचे है क्या इसमें लिखा हुआ स्लाइड में, हाँ ये देखो 2(1)J, जैसा मैंने कहा था 2(1)J में इन्वेंशन का डेफिनेशन और 2(1)J(A) में इन्वेंटिव स्टेप का डेफिनेशन। तो इसको आप ब्रेक करके कैसे लर्न करोगे, व्हाट इज एन इन्वेंशन। द फर्स्ट क्वेश्चन फॉर अ पेटेंट पर्सन शुड बी व्हाट इज एन इन्वेंशन। उसको पता होना चाहिए कि हम क्या चीज को पेटेंट फाइल करने जा रहे हैं। सो इट शुड बी न्यू, न्यू वर्ड इज द मोस्ट, न्यू मतलब नॉवेल, जो नॉवेल्टी हम लोग करते रहते हैं, वो नॉवेल्टी क्या है, न्यू। तो न्यू प्रोडक्ट और प्रोसेस, मतलब दो ही चीज को पेटेंट मिल सकता है, चाहे वो न्यू प्रोडक्ट हो चाहे वो न्यू प्रोसेस हो। इन्वॉल्विंग एन इन्वेंटिव स्टेप, तो इसमें आपको क्या क्या टर्म्स मिल रहा है। नंबर 1 क्राइटेरिया फॉर पेटेंटेबिलिटी हो गया न्यू, न्यू मतलब नॉवेल, तो नॉवेल्टी फर्स्ट क्राइटेरिया। सेकेंड क्राइटेरिया हो गया इन्वेंटिव स्टेप, और थर्ड क्राइटेरिया क्या हो गया, इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन। तो इसका तीनों का कॉम्बिनेशन करके एक सेंटेंस बना दिया गया है, जो आप 5 बार बोलोगे तो आप रट लोगे, और ये रट लेना भी चाहिए, कुछ चीजें को रटना ही पड़ता है हम लोग को लाइफ में। तो अ न्यू प्रोडक्ट और प्रोसेस इन्वॉल्विंग एन इन्वेंटिव स्टेप एंड केपेबल ऑफ इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन। तो आप पहले तो नोट्स भी, मैं तो ये कहूंगी कि जब भी हम लोग क्लास ले रहे हैं, देन आप लोग जरूर एक कॉपी और पेन नोटबुक ले करके बैठिए, क्योंकि कितना भी आप पढ़ो, खुद का हैंडराइटिंग में जो नोट्स होता है ना, वो पढ़ने से ही जो है रिजल्ट्स होता है, ऐसा मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। तो आई होप आप लोग लेके बैठे होंगे, और नहीं तो जरूर से नेक्स्ट क्लास में लेके बैठा करिए। तो ये जैसे इन्वेंशन आपने लिखा, छोटा नंबर 1 लिख लीजिए, न्यू, न्यू हो गया, प्रोडक्ट या प्रोसेस को ही मिलता है, तो ये बात तो ध्यान में है ही, न्यू प्रोडक्ट या न्यू प्रोसेस। नॉवेल्टी हो गया, इसी को ब्रैकेट में हम नॉवेल्टी लिख लेंगे। दूसरा पॉइंट है इन्वॉल्विंग एन इन्वेंटिव स्टेप, मतलब इन्वेंटिव स्टेप एक सेकंड क्राइटेरिया है, और थर्ड क्राइटेरिया है केपेबल ऑफ इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन, मतलब कुछ यूज होना चाहिए ना, बेफजूल का हम कोई चीज को इन्वेंट कर लिए जिसका कोई यूज नहीं है, तो उसको क्या पेटेंट ग्रांट होगा। तो सबको क्लियर है, एक बार यस बोल दो। यस मैम। यस मैम। ठीक है, ये बहुत बेसिक है बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो, अब इसमें से ये निकलता है नॉवेल्टी का को कैसे असेस करते हैं। नॉवेल्टी को मतलब आपकी एप्लीकेशन, नया कोई इन्वेंशन लेके आप आए हो, उसको उसको मतलब उसमें नॉवेल्टी नहीं है ये प्रूफ करने के लिए कोई एक डॉक्यूमेंट जो कहीं भी हो, ये नहीं कि इंडिया ही में, वो दुनिया में कहीं भी पब्लिश्ड हो, चाहे वो पेटेंट फॉर्म में हो चाहे नॉन पेटेंट लिटरेचर हो, then and but if it is I mean comprising of all the components of your invention, आप एक फार्मास्यूटिकल कॉम्पोजिशन बनाए हो सपोज, जिसमें कि ए इंग्रेडिएंट है, बी इंग्रेडिएंट है, और एक और सी इंग्रेडिएंट है सपोज, और एक और प्रायर आर्ट क्या है, प्रायर मतलब पहले, तो जो डेट को आपका एप्लीकेशन आया है उसके पहले इन ऐसा कोई एप्लीकेशन जो इसके नजदीक का है, वो इसके लिए प्रायर आर्ट हो गया, तो कंट्रोलर वो साइट करेगा कि ये आपका इन्वेंशन नॉवेल नहीं है, क्योंकि ये तो पहले से ही जाना हुआ है, ये सब चीज है इसमें।
तो आप प्रूफ करोगे कि सर मैम इसमें जो है ए और बी है लेकिन सी वाला चीज नहीं है, और मेरे जो सी जो मैंने ऐड किया है कॉम्पोजिशन में, इसकी वजह से इस कंपाउंड का कॉम्पोजिशन का एफिकेसी इतना बढ़ गया है, तो ये जो कम टाइम में ट्रीटमेंट हो रहा है इसकी वजह से, या वॉट एवर एडवांटेजेस आप दे पा रहे हो, तो इसीलिए मेरा इन्वेंशन पेटेंटेबल है और प्रूफ करके ये। लेकिन अगर अगर आप तीनों ही चीज उसमें है, कंट्रोलर बोल रहा है ए बी सी सारी चीज उसमें ही है, फिर आप क्या करोगे? फिर आप बोलोगे सर उसमें एक ये मात्रा में ये रेंज में है, बट मेरे में इतना ही रेंज में हम डाल रहे जिससे हमको ये फायदा हो रहा है। अगर आप उससे ओवरकम कर सकते हो ऑब्जेक्शन, तब भी आपको पेटेंट मिल जाएगा। अगर सेम टू सेम सब चीज ही हो गया है और खाली मान लो ब्रॉड रेंज है उसमें, और आपने कुछ नैरो रेंज किया, लेकिन वो नैरो रेंज भी उस ब्रॉड रेंज में आ रहा है जो प्रायर आर्ट साइटेड है, देन ऑल्सो यू विल नॉट बी एबल टू एस्टैब्लिश दैट योर इन्वेंशन इज नॉवेल। तो नॉवेल्टी एस्टैब्लिश नहीं होगा। तो नॉवेल्टी किल करने के लिए ओनली वन सिंगल डॉक्यूमेंट इज इनफ। क्लियर है सबको? यस मैम। ओके। और इन्वेंटिव स्टेप के लिए क्या देखना, एफआईआर जो लोग प्रोसिक्यूशन में जाएंगे बाद में अगर पास करेंगे तो दे विल कम, उनके पास अक्सर ही यू विल गेट एफआईआर जो हम कहते हैं फर्स्ट एग्जामिनेशन रिपोर्ट, जिसमें कंट्रोलर रेजेस सर्टेन टेक्निकल ऑब्जेक्शंस ऑन नॉवेल्टी, इन्वेंटिव स्टेप एंड नॉन पेटेंटेबिलिटी। तो उनको ओवरकम करने के लिए यू नीड टू प्रूफ दिस। तो ये सब बार बार आपके सामने आएगा। तो दूसरा क्या, नॉवेल्टी तो एक डॉक्यूमेंट में आपने बता दिया नहीं है। इन्वेंटिव स्टेप के लिए द कंट्रोलर साइट्स मोर देन वन डॉक्यूमेंट। वो कहेगा कि D1 कोई प्रायर आर्ट है जिसमें कि आपका कॉम्पोजिशन का ए वाला जो इंग्रेडिएंट है वो है, D2 जो डॉक्यूमेंट है उसमें बी सी सेकेंड टू डॉक्यूमेंट सॉरी कंपोनेंट्स है, सी में कुछ और है। तो जब कोई पर्सन स्किल्ड इन आर्ट है, वो कौन है पर्सन स्किल्ड इन आर्ट? कोई और फार्मासिस्ट है या कोई उसी मतलब फील्ड का व्यक्ति है जो वही प्रैक्टिस करता है, वही काम रोज वो भी ड्रग्स बना रहा है, कंपोजिशन बना रहा है। तो वो जब D1 D2 D3 पढ़ेगा तो वो आराम से आपके इन्वेंशन तक पहुंच सकता है। तो अगर ये ऐसा है देन ऑल्सो you don't have, and you have novelty because there is no one single document to which is comprising of all the components of your invention, but there are more than one documents which teaches something or the other in all the documents. So a person skilled in art on reaching the teachings of the D1 D2 D3 can arrive your invention, may be motivated to reach your invention. In that case it is said that your specification is not comprising of an inventive step. तो उनको भी ओवरकम करने के लिए यू हैव टू बी स्किल टू अप्रूव कि नहीं वो उसमें ऐसे वर्क हो रहा है, इसमें ऐसे वर्क हो रहा है, दिस इज नॉट टीचिंग दिस, एंड देन सो मेनी रिटन थिंग्स सो दैट यू डेटा आप दे रहे हो, सब चीज दोगे, देन वी ओवरकम द ऑब्जेक्शन ऑफ इन्वेंटिव स्टेप ऑल्सो, कि इवन अ पर्सन स्किल्ड इन आर्ट on reading this teachings of D1 D2 and D3 will not be motivated to arrive at the present invention, hence there is an inventive step in our स्पेसिफिकेशन। इस तरह से हमें ये ओवरकम ये ऑब्जेक्शन को करना पड़ता है। तो व्हाट इज दैट इन्वेंटिव स्टेप, उसका डेफिनेशन क्या है? आई होप अभी तक आपको फर्स्ट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है इन्वेंशन, और वो किस सेक्शन में पाया जाता है, 2(1)J। ये देखो लिखा कैसे है, सेक्शन का 2 नॉर्मल नंबर जो न्यूमेरल रहता है वो है, ब्रैकेट में 1 और उस एक और ब्रैकेट में स्मॉल j। इस तरह से सब सेक्शंस को लिखा, सब क्लॉज 2, 1 एंड J, ये है डेफिनेशन ऑफ इन्वेंशन। तो एंड देन यू हैव 2(1)J करके जो इन्वेंटिव स्टेप। अब इन्वेंटिव स्टेप को कैसे डिफाइन करोगे? सो इट इज अ फीचर दैट इन्वॉल्व्स टेक्निकल एडवांस। जब मैं इतना एग्जांपल्स दे रही थी तो मैंने बोला कि इन्वेंटिव स्टेप का ऑब्जेक्शन को कैसे ओवरकम करते हैं। हम बताते हैं कि हमारे में ये एडवांस है, ये इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस है, ये बायो अवेलेबिलिटी है, या जो भी है advantages over the prior art, hence this is having a an inventive step. तो that is that feature of the invention। आपको पूरे स्पेसिफिकेशन में वो चीज ढूंढ के लाना पड़ता है प्रूफ करने के लिए, और उसी को हम लोग क्लेम करते हैं। फिर अगर इनिशियली दैट क्लेम इज नॉट प्रेजेंट, देन यू नीड टू अमेंड द क्लेम्स अकॉर्डिंगली टू एस्टैब्लिश दैट नॉवेल्टी एंड इन्वेंटिव स्टेप। तो कई बार हम लोग वी जस्ट मर्ज द बिलो सब क्लेम्स इनटू क्लेम 1 प्रिंसिपल क्लेम, सो दैट द इन्वेंटिव स्टेप objection is also proved or overcome. So that is what is an inventive state, is that feature
आई मीन अ फीचर दैट इन्वॉल्व्स द टेक्निकल एडवांस। तो इसमें हमको क्या क्या वर्ड्स याद करना है, देखो क्या क्या टर्म्स। तो पहला है कि टेक्निकल एडवांस और हैविंग इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस और बोथ, मतलब या तो आप टेक्निकल एडवांस दिखा दो कि मेरा स्पेसिफिकेशन में प्रायर आर्ट से ज्यादा टेक्निकल एडवांस है, या तो आप कोई इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस दिखा दो कि ये कम बजट में हो जाता है, ये है मतलब रीचेबल टू पुअर पीपल ऑल्सो, कोई भी तरह से इकोनॉमिक उसका सिग्निफिकेंस दिखा दो, या फिर दोनों ही फैक्टर्स है। ये सब बैकग्राउंड में भी लिखा जाता है जब हम लोग ड्राफ्ट करते हैं स्पेसिफिकेशन। तो अगर वो फीचर आप दिखा रहे हो कि विच इज इन्वॉल्विंग द टेक्निकल एडवांस, और यहाँ पे देखो ओ आर है, और इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस, अगर दोनों में एक भी एस्टैब्लिश हुआ देन ऑल्सो यू विल प्रूव योर इन्वेंटिव स्टेप, और बोथ यानी दोनों ही है, टेक्निकल एडवांस भी है प्लस इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस भी है, and that makes the invention not obvious to a person skilled in the art। ये देखो not obvious वर्ड को इसमें इसलिए याद करना है, इन्वेंटिव स्टेप को हम लोग ऑब्वियसनेस भी बोलते हैं कि जो ऑब्जेक्शन आता है वो कहेगा कि दिस इज ऑब्वियस ओवर प्रायर आर्ट। ऑब्वियस मतलब इन्वेंटिव स्टेप का ही ऑब्जेक्शन है। तो व्हाट यू हैव टू प्रूव दैट reading the teachings of prior art D1 D2 D3 or whatever they have cited together also either alone or jointly, a person skilled in art is not motivated to I mean the invention is not obvious to a person skilled in art। एंड हु इज अ पर्सन स्किल्ड इन आर्ट, वो अभी मैंने बताया, जो उसी सेम फील्ड में है। जैसे डॉक्टर मेघा है, डॉक्टर मेघा इज अ आई मीन शी इज अ प्रोफेसर इन कंप्यूटर साइंस। मेघा मैम ECE डिपार्टमेंट, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन। तो जो इनकी कोलीग्स है इसी फील्ड में, तो शी विल बी कॉल्ड और ही और शी विल बी अ पर्सन स्किल्ड इन आर्ट। अगर ये कोई इन्वेंशन लेके आती है इलेक्ट्रॉनिक्स का और उसमें कोई प्रायर आर्ट ऐसा होता है कि जो इसकी कोलीग कोई और डॉक्यूमेंट्स पढ़ के इस तक पहुंच जाती है, तो तब हम कहेंगे कि इसमें इन्वेंटिव स्टेप नहीं है या ऑब्वियसनेस वाला ऑब्जेक्शन है। तो क्राइटेरिया वाइज जब हम लिख रहे हैं तो हम क्या लिखेंगे, व्हाट आर द 3 क्राइटेरिया फॉर पेटेंटेबिलिटी? नोवेल्टी, नॉन ऑब्वियसनेस, मतलब इट शुड नॉट बी ऑब्वियस। तो नॉन ऑब्वियसनेस को और क्या बोल सकते हैं हम लोग? इन्वेंटिव स्टेप, नोवेल्टी, इन्वेंटिव स्टेप एंड इंडस्ट्रियल एप्लीकेबिलिटी या यूजफुलनेस, ये 3 क्राइटेरिया होना चाहिए। तो इन्वेंटिव स्टेप का दूसरा नाम है नॉन ऑब्वियसनेस। आई होप इट इज वेरी क्लियर। बहुत बेसिक से पढ़ा रही हूँ बट इट विल बी इंटरेस्टिंग, ये बहुत जरूरी है क्योंकि। तो नॉन ऑब्वियस, तो इसमें जो सेकेंड जो हम लोग पढ़े डिफिनीशन 21JA दैट इज इन्वेंटिव स्टेप, इसमें क्या क्या हम लोग को टर्म्स याद रखना है बिल्कुल मेमोराइज करके, कि वो फीचर इन्वेंटिव स्टेप वो फीचर है आपके इसका इन्वेंशन का, आपके इन्वेंशन का वो फीचर विच इज इन्वॉल्विंग टेक्निकल एडवांस or it is having some economic significance or both, and which that makes the invention not obvious to a person skilled in art। I hope it is clear now। अब देखो एक एग्जांपल इसमें ये स्लाइड में है, Raghav's claim। चलो, Raghav claims a kitchen strainer that is simply a known bowl fitted with a known mesh screwed together in an obvious way a plumber would join 2 known parts। तो क्या है वर्डिक्ट? पासेस न्यू एंड इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन बट फेल्स इन्वेंटिव स्टेप, है कि नहीं? देखो नॉवेल्टी ये पास कर गया। क्यों नॉवेल्टी पास कर गया? क्योंकि इसके पहले कोई ऐसा प्रायर आर्ट नहीं था जिसमें कि ये अलग अलग 2 चीजों को एक साथ जोड़ा गया था, तो ये नॉवेल्टी पास कर गया। लेकिन ये इन्वेंटिव स्टेप तो फेल हो गया। इन्वेंटिव स्टेप तो इसमें कहाँ टेक्निकल एडवांसमेंट है, इसमें इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस क्या है? कुछ भी नहीं है। ये 2 चीज को आपने जोड़ दिया तो और इसमें एक और भी ऑब्जेक्शन आना चाहिए, लेकिन अभी हम लोग सेक्शन 3 तक नहीं गए। तो जो क्राइटेरिया हम लोग बता रहे हैं वो जब आपको अगर एग्जाम में लिखने आता है या कुछ कि व्हाट आर द क्राइटेरिया ऑफ पेटेंटेबिलिटी, ये 3 के अलावा एक और क्राइटेरिया है, कोई हमको बता सकता है? बहुत बेसिक है। किसी को थोड़ा आइडिया है पेटेंट का? तो कोई भी हाथ उठा के बताओ मुझे कि ये 3 जो मैं क्राइटेरिया बता रही हूँ, जो इन्वेंशन का डिफिनीशन में लिखा है 3 क्राइटेरिया, इट शुड बी न्यू प्रोडक्ट और प्रोसेस, इट शुड इन्वॉल्व एन इन्वेंटिव स्टेप और इट शुड बी नॉन ऑब्वियस, एंड इट शुड बी केपेबल ऑफ इंडस्ट्रियल एप्लीकेबिलिटी, एंड कोई ऐड करो एक और,
वेरी गुड प्रतीक राज, गुड। तो इट शुड नॉट फॉल अंडर सेक्शन 3, ठीक है। ये सेक्शन 3 क्या है? ये सेक्शन 3 जो है, आप लोग सब लोग एक्ट लिए हैं तो आप अपना बुक्स का भी पेजेस उलट सकते हैं, या फिर अगर थोड़ी देर बाद हम लोग जो है एक बार उसको स्क्रॉल करेंगे, एक बार जरा सा स्लाइड ये करके। तो वो सेक्शन 3 क्या है ना, वो लिस्ट ऑफ नॉन पेटेंटेबल आइटम है। वो आपको, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन, वो आपको हर सब सेक्शन जो सब क्लॉज है उसका ABCD वो आपको लर्न करना है बाय हार्ट। आप सब अपने कॉपी में प्लीज नोट करते जाइए जो भी मैं बोल रही हूँ। तो ये जो केस है ना, ये राघव वाला, ये सेक्शन 3 के, प्रतीक तुम बताओ सेक्शन 3 के कौन से वाले में फॉल करेगा ये, कि एक इसको हम लोग जोड़ दिए हैं, एक मैश को, एक छलनी है और एक बॉल है कटोरी, उसमें जोड़ दिए हैं, ये किस में आएगा? 3E मैम ये 3E में कौन बोल रहा है 3E? 3F वेरी गुड, F आएगा, E नहीं आएगा। 3F mere arrangement and disarrangement। हाँ 3F में आएगा, जो थोड़ा बहुत अगर रीड किए हैं तो। E तो मेयर एड मिक्सचर होता है कि हम ये थोड़ा सा ये मिला दिए वो मिला दिए, दैट इज मेयर एड मिक्सचर, दैट इज नॉट अ फॉर्मुलेशन, देन आल्सो इट इज ऑब्जेक्टिव। तो हम लोग जब 4 क्राइटेरिया आप बताएंगे, ठीक है, पेटेंटेबिलिटी के लिए न्यू प्रोडक्ट और प्रोसेस इन्वॉल्विंग एन इन्वेंटिव स्टेप और नॉन ऑब्वियसनेस एंड केपेबल ऑफ इंडस्ट्रियल एप्लीकेबिलिटी तो है, एंड बिसाइड्स दिस इट शुड नॉट फॉल अंडर सेक्शन 3। पहले सेक्शन 3 एंड 4 भी था, लेकिन वो 4 तो ओमिटेड था, अभी तो कुछ उसमें रूल्स भी चेंज हुए। नेक्स्ट स्लाइड करो तो श्रुति। हाँ, ये कह रहा है कि न्यू इन्वेंशन इज रियली अ डेफिनेशन अबाउट टाइमिंग। ये क्या है कि एनी इन्वेंशन और टेक्नोलॉजी विच हैज नॉट बीन एंटिसिपेटेड बाय पब्लिकेशन इन एनी डॉक्यूमेंट or used in the country or elsewhere in the world before the date of filing of the patent application with complete specification, the subject matter has not fallen in the public domain and does not form part of the state of art। ये इतना बड़ा सेंटेंस है, इतना आपको पढ़ने का भी जरूरत नहीं है। वो क्या है न्यू इन्वेंशन, वो आपको डेफिनेशन में देख करके, अभी हम लोग जब हम ये अभी एक्ट खोलेंगे देन आई विल मेक यू लर्न हाउ वी विल लर्न। अच्छा, ये एग्जाम्पल देखो, इंटरेस्टिंग है। डॉक्टर मीरा नायर प्रेजेंट्स अ कंपाउंड सिंथेसिस रूट एट एन इंटरनेशनल केमिस्ट्री कॉन्फ्रेंस इन सिंगापुर ऑन 4 जनवरी 2026। हर इंडियन पेटेंट एप्लीकेशन विद कंप्लीट स्पेसिफिकेशन इज फाइल्ड ऑन 2 अप्रैल 2026। देखो बच्चों, डेट्स का बहुत इंपॉर्टेंस है। जब ऐसा बड़ा बड़ा क्वेश्चन आएगा ना, तो आपको एकदम लिख लिख करके डेट्स को माइंड में वो करके समझ के देन ओनली यू विल अप्लाई टू द पेटेंट एक्ट, देन यू विल कम टू द राइट आंसर, ठीक है। तो इसमें क्या है, बोल रहा है कि जो भी डॉक्टर मीरा है उन्होंने एक कंपाउंड का सिंथेसिस किया है और उसको जो है प्रेजेंट कर दी है, वो अपना एक कॉन्फ्रेंस में, सिंगापुर में कॉन्फ्रेंस हुआ 4 जनवरी 2026 को, वहां उन्होंने प्रेजेंट कर दिया है। और उनका इंडियन जो एप्लीकेशन है वो उन्होंने फाइल किया 2 अप्रैल 2026, यानी कि जनवरी से मार्च अप्रैल, समझो कि 2 महीने बाद उन्होंने फाइल किया है। तो अब वर्डिक्ट कह रहा है कि पब्लिकेशन एनीवेयर इन द वर्ल्ड बिफोर द फाइलिंग डेट काउंट्स unless a specific exception under section 29 to 34 applies. The conference disclosure has already destroyed novelty. It is not a new invention. लेकिन ये जो है एक्सेप्शन में आ जाएगा। यहाँ पर क्या है ना कि पेटेंट एक्ट में थोड़ा सा रियायत दिया हुआ है कि अगर आप कोई लर्नड सोसाइटी के सामने या फिर कोई कॉन्फ्रेंस में अगर आप कुछ या पब्लिश कर दिए हो कहीं भी अपना इन्वेंशन को, ऑलरेडी डिस्क्लोज कर दिए, पहले तो बोलते हैं हम लोग कि मत डिस्क्लोज करो, फर्स्ट फाइल देन पब्लिश, बट अगर किसी ने ऐसे कुछ कर दिया है तो उसको ये एक्सेप्शन 29 to 34 जो है ये क्या है बताएगा कोई? एंटीसिपेशन, वेरी गुड। तो एंटीसिपेशन के अंतर्गत जो है इसको एक ये मिलेगा कि 12 मंथ्स के अंदर जो भी जहां पर इन्होंने डिस्क्लोज किया है उसके विद इन 12 मंथ्स इनको फाइल करना होगा। तो क्योंकि ये ऐसे तो डेट वाइज बोला जाएगा तो यस इट हैज डिस्ट्रॉयड इट्स नॉवेल्टी, लेकिन उस एक्सेप्शन के अंतर्गत आकर के ये विद इन 12 मंथ्स है, क्योंकि 2 मंथ्स के अंदर है, तो यस ही इज अलाउड टू फाइल द एप्लीकेशन। ये होगा। नेक्स्ट स्लाइड करो कोई। But ma'am, sorry to interrupt here. हाँ अभिषेक बोला। Won't that be only applicable if they
it is in a government convention, government publication sort of government conference, or a government display. हाँ, yes, that is subject to some criteria. वो what kind of conference it is not clear in this example. तो ये मैम आई हैव अ डाउट टू। हाँ मैम इसमें आप ये बोल रहे हो कि मतलब फिर ये प्रोविजन दिया ही क्यों है? मतलब फिर तो हर कोई पब्लिश करके विद इन अ ईयर मतलब हाँ कर नहीं, सकता है। ये इसलिए जस्ट वेट, हम लोग जब एंटिसिपेशन वाले चैप्टर में जाएंगे देन इट विल बी क्लियर कि किस तरह का और कैसे सोसाइटी के आगे आप पब्लिश किए हो वो। मैम एक्चुअली मेरे साथ भी ये हुआ था। सो आई अच्छा। टोल्ड इन द फर्स्ट क्लास कि मेरे 2 पेटेंट्स आए हैं। तो जो हाँ। मेरा फर्स्ट पेटेंट था वो थोड़ा कोविड के बाद आया था, आफ्टर 2020, मतलब मैंने जब अप्लाई किया था। तो उसका जो मतलब हियरिंग में एफएआर में आया था, तो मेरा पेपर पब्लिश हो गया था। एट दैट टाइम आई डिडंट हैड एनी आइडिया कि हमें पहले ऐसे करना चाहिए। तो अब वो मुझे एग्जैक्टली याद भी नहीं है, क्योंकि मतलब मैंने उसको हैंडल नहीं किया था। बट देन इट वेंट थ्रू और उसको भी अलाउ कर दिया था कुछ कुछ एक्सेप्शन के अंडर। तो उसमें यही वाला क्लॉज था कि मेरा भी पेपर आ चुका था और मेरे पेपर से ही ये आ रहा था कि इट हैज ऑलरेडी बीन पब्लिश्ड, और कुछ 12 मंथ वाला ही था। तो मतलब मेरा यही वाला पॉइंट है, अगर हर किसी को ये चीज मिल ही जाएगी तो फिर तो हर कोई विद इन 12 मंथ्स कर देगा। नहीं, बहुत अच्छा क्वेश्चन तो है। और फिर उसको आपको, जैसे मेरे साथ भी एक चीज हुआ था, मेरा खुद का भी पेटेंट था और उसका जो एफईआर में जो ऑब्जेक्शन आया था दैट वाज द माय आई मीन पब्लिकेशन। हाँ राइट, मतलब आई गॉट पब्लिकेशन द सेम बिकॉज पब्लिकेशन, हाँ, मेरे को आई भी मेरे ही अंडरस्टैंड पेपर का बिकॉज आया था। उसमें क्या हुआ था, मेरा भी पीएचडी वर्क के टाइम में मैं सोची मैं इसी लाइन में, मैं उसके बाद पीएचडी कर रही थी, तो आई जस्ट फाइल्ड एन एप्लीकेशन और उसके बाद उसमें ही वही ऑब्जेक्शन आ गया। तो फिर मैंने अच्छे से देखा, बस एक उसमें कंपोनेंट मैंने कुछ कैटलिस्ट पे काम किया था, तो जिंक एलिमेंट था उसमें, वो नहीं डिस्क्लोज था मेरे पब्लिकेशन में, बट बिकॉज ऑफ दैट बस क्लेम्स को मुझे वो करना पड़ा रिवाइज, एंड देन आई गॉट थ्रू। तो कोई एक भी चीज आप जब प्रूफ कर देते हो ना, और उसकी वजह से जो एडवांटेजेस है वो एलिमेंट के ऐड होने से, वो सब मैंने शो किया, तो वो फिर ओवरकम हो गया था ऑब्जेक्शन। इस तरह से वो वही ना बोल रहे कि बैड ड्राफ्टिंग जो होता है ना, कभी आपका बहुत अच्छा इन्वेंशन होगा और खराब ड्राफ्टिंग की वजह से इट किल्स, एंड और अगर एक्सेलेंट ड्राफ्टिंग है तो फिर वो कुछ खास इन्वेंशन भी नहीं होता, देन ऑल्सो वी गेट इट ग्रांटेड। ये भी है बहुत सारा, तो स्किल्स का इसलिए रिक्वायरमेंट है। तो ये जो है वी विल डू द एंटिसिपेशन चैप्टर, जो पब्लिकेशन एंड एग्जामिनेशन करके है 11 इज, और ये जो सेक्शंस इसमें मेंशन्ड है, तो उसमें आपको क्लियर होगा कि किस तरह के बॉडी के सामने क्या प्रेजेंटेशन हुआ है और कितना तो अलाउड है या नहीं। तो ये जो वर्डिक्ट है इसमें जस्ट ऐसे ही बताने के लिए, तो ये यस इट्स नोवेल्टी इज गॉन, बिकॉज एक दिन का भी प्रायोरिटी डेट अगर पहले का है तो फिर यू हैव लॉस्ट योर novelty. Ma'am, I will interrupt. We will Sure. study certain exceptions when anticipation will not be applicable. In right. section 29 to 30. 20 वही मैं कह रही थी कि वो Yes, इसमें that's exceptions है what was कुछ, वो हम लोग yes. बाद में डील करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट कर दो श्रुति। देखो ये और भी कुछ डेफिनेशंस है, जैसे मैं बोल रही थी कि हम लोग कुछ ट्रिक निकालेंगे कि कैसे लर्न करें। जैसे पेटेंटी है तो 2-1 P है तो P से पेटेंटी हो गया, ऐसे कुछ करके आपको लर्न करना होगा कि पेटेंटी का डेफिनेशन 2-1 P में है। ये सब जो है एमसीक्यूज जो आएगा जो फर्स्ट पेपर का, हम लोग क्वेश्चंस भी बीच बीच में श्रुति निकालना, ताकि जो है जितना हम लोग का ये वीक आफ्टर वी कंप्लीट दिस वीक फ्राइडे श्रुति का सेशन होता है ना। Yes, after तो this, we are completing हाँ, 1 week, so we will be sharing one हाँ, practice paper with. वही मैं कह रही हूँ कि जैसे नेक्स्ट मंडे या बीच में कोई दिन या संडे को कभी कोई एक दिन लेकर के हम लोग जो है इसका जितना सेक्शंस हुआ रहेगा उसका रेलेवेंट सिर्फ क्वेश्चंस निकाल के, प्रति के काम करना, उसका रेलेवेंट क्वेश्चन सिर्फ निकाल करके लाना जो प्रीवियस ईयर्स पीवाईक्यूज है उनमें से, ताकि वो अटेंड कर सके। क्यों एक साथ जो है हमारा इधर पढ़ाई भी होते जाएगा और उधर हम लोग क्वेश्चंस भी देखेंगे कैसा आता है उसको अटेंड। Yes, ma'am. That's what we have done. Okay. We'll be sharing it once today's class is over. So in between for ग्रेट, गुड। तब आपने उसी तरह डिजाइन किया मॉड्यूल, तो फिर कुछ कहना नहीं है। माय टीम इज वेरी गुड, दे आर वर्किंग हार्ड, ये लोग अच्छा से कर रहा है। आई होप कि कुछ अच्छा हो। तो ये पेटेंटी कौन होता है? द पर्सन फॉर द टाइम बीइंग एंटर्ड ऑन द रजिस्टर एज ग्रांटी और प्रोप्राइटर ऑफ द पेटेंट। अब ये तीन जो मेरे हम लोग के न्यू कैंडिडेट्स हैं, अभिषेक, मेघा और डॉक्टर कुणाल,
इनमें से कोई मुझे ये बताए कि पेटेंटी तो हो गया कि जब ग्रांटी या पेटेंटी है, और उसके पहले इसको क्या बोलते हैं? जब तक पेटेंट ग्रांट नहीं हुआ है तब तक इस व्यक्ति को क्या बोलेंगे? मैम आप लोग नहीं बताना, कोई जो मैं नाम ली हूँ इन तीनों में से ही कोई बताना। एप्लीकेंट। अरे शाबाश, सबको बहुत आइडिया है। मैं बहुत बेसिक क्वेश्चन पूछ रही हूँ, लेकिन ठीक है, इतना सब जानना जरूरी है एंड एवरीबडी नोज, ये बहुत अच्छी बात है। तो एप्लीकेंट बोलेंगे, और जिस दिन तुमको पेटेंट ग्रांट हो गया उस दिन से अपने आप को तुम लोग पेटेंटी बोलने लगोगे। तो उसका पेटेंटी का डेफिनेशन हमको कहाँ मिलेगा? 21P में। द पर्सन फॉर द टाइम being entered on the register as grantee or proprietor of the patent। फिर ट्रू एंड फर्स्ट इन्वेंटर कौन होता है? ट्रू एंड फर्स्ट इन्वेंटर, देखो ये इसका डेफिनेशन 21Y में है। एक्चुअली ये डेफिनेशंस को ये इतना ही सा लाए हो या और भी है? नेक्स्ट स्लाइड में है क्या? और चलो कोई बात नहीं, हम लोग इसमें इन लोग का टेस्ट ले लेंगे तो ये लोग लर्न कर लेगा। ले आओ, वापस ले आओ स्लाइड्स। हाँ, तो ये क्या है? एक्सक्लूड्स द फर्स्ट इंपोर्टर ऑफ एन इन्वेंशन इनटू इंडिया एंड पर्सन टू हुम इट इज फर्स्ट कम्युनिकेटेड फ्रॉम अब्रॉड। अगर हम ये एग्जैक्टली वर्ड्स मुझे नहीं इसमें लग रहा है, ये मैं बुक से देख करके आपको एग्जैक्टली बता रही हूँ। This is just like little description about that. Right. We can access the act. I think Act, that would be better. एक्ट खोल लो तो एक बार। Yes. मोरलेस तो वही है। कि वही है डेफिनेशन जो लिखा है मोरलेस। तो वो जो कोई पर्सन है, सपोज वो फर्स्ट इंपोर्ट किया है इन्वेंशन को बाहर से, तो ये रूल्स है शायद, ये एक्ट है। हाँ एक्ट है। सेकेंड चैप्टर 2, ये तो 3 लग रहा है। इन्वेंशन नॉट पेटेंटेबल, ये तो 3 हो गया, नॉट पेटेंटेबल इन्वेंशन। सेक्शन 2 देखो, प्रिलिमिनरी में ही 2 है क्या? प्रिलिमिनरी में ही लेट इट बी। श्रुति वही है, और वी डोंट वांट टू वेस्ट टाइम। उसमें जो लिखा है मैं उसी को समझा रही हूँ, वही ले आओ अपना। हाँ देखो, ये क्या है कि ट्रू एंड फर्स्ट पर्सन कह रहा है कि वो नहीं है जो पहले इंपोर्ट किया इंडिया में कोई इन्वेंशन को। he is not the true and first inventor who is the first importer। वो कहेगा कि मैंने इंपोर्ट करके लाया तो वो इन्वेंटर हो गया, नो। या फिर वो पर्सन टू whom an invention is communicated from outside India, कोई पर्सन जिसको पहले कम्युनिकेट किया गया है कि मुझे पहले ये इन्वेंशन, तो he is not ट्रू एंड फर्स्ट इन्वेंटर। वो है जिसने रियल में वो वर्क किया है, वो रिसर्च किया है, he is the ट्रू एंड फर्स्ट इन्वेंटर। इसके बाद है आपका पर्सन इंटरेस्टेड। कौन पर्सन इंटरेस्टेड होगा? पर्सन जिसको उस लाइन से कोई मतलब है, उस इन्वेंशन से कोई लेना देना, या तो उसका कॉम्पिटिटर है, या पर्सन हु इंक्लूड्स अ पर्सन एंगेज्ड इन और प्रोमोटिंग रिसर्च इन द सेम फील्ड एज द इन्वेंशन। Then there is a definition of pharmaceutical substance. What is a pharmaceutical substance? It's any new entity involving one or more inventive steps. तो आपको ना ये ब्रेक कर करके नोटबुक में लिख करके you have to learn the definitions. Capable of industrial application का क्या मतलब है? The invention which is capable of being made or used। इस पर सिर्फ 2 वर्ड ये लर्न करना है हमको, made or used in an industry, बस ऐसे करके लर्न करना है। अजाइनी कौन है? 21AB में बताया है। अजाइनी इंक्लूड्स द अजाइनी ऑफ द अजाइनी एंड द लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अ डिसीज्ड असाइनी। जैसे क्या होता है, जैसे कि हम लोग ये तो जैसे टैंजिबल प्रॉपर्टी किसी का होता है, घर हुआ, गाड़ी हुआ,
या कुछ और, तो उसमें क्या है, अजाइनी कौन होता है? जो घर खरीदा उसके बाद जो भी उसका मतलब सन है चाहे डॉटर है, डिसीज्ड असाइनी, मतलब व्हेन ही इज नो मोर, ऑटोमेटिक वो असाइनी हो जाता है। और अगर वो उसके रहते कोई और असाइनी कब हो रहा है? जब वो लिख करके दे रहा है कि आई असाइन माय राइट्स टू सच एंड सच पर्सन, देन ही और शी बिकम्स द असाइनी। वो टेंजिबल प्रॉपर्टी के केस में होता है। उसी तरह ये भी तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, दिस इज आल्सो प्रॉपर्टी, सो दिस आल्सो नीड्स टू बी असाइन्ड। द पेटेंट राइट्स आर असाइन्ड टू समवन। Okay, Megha is coming in 2 minutes. So this, तो who can be assignee of assignee का क्या मतलब हुआ? मतलब कि suppose you are a researcher, you are owning a company and आप applicant हो, आप assignee, आप मतलब assignee who assigns to the assigner who assigns to the assignee, sorry। तो क्या हुआ कि जैसे suppose you are the applicant and you have given your rights to the company where you are working, ठीक है? तो वो हो गया उसका अभी मतलब राइट्स जो है, इट इज विद दैट कंपनी वेयर यू आर वर्किंग एज एन इन्वेंटर। नाउ व्हाट कैन हैपन? दैट कंपनी कैन फर्दर असाइन टू एनीबडी योर ये, एंड इन केस ऑफ natural person, the when he or she becomes deceased, the heirs, उनके जो सन डॉटर्स जो भी है, लीगल हेयर, दैट बिकम्स द असाइनी। तो इस तरह से ये भी जो है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी भी कैरी फॉरवर्ड होता है। ओके श्रुति, नेक्स्ट स्लाइड। ओके, ये एक एग्जांपल है। अनन्या वर्मा इज अ बायोटेक एट अ नोएडा बेस्ड स्टार्टअप। शी कंप्लीट्स अ न्यू फर्मेंटेशन प्रोसेस ऑन, देखो फिर डेट आ गया, डेट को ये करते जाना, ध्यान रखना है। तो 3 मार्च 2025 को इसने जो है, एक बायोकेमिस्ट है, इसने एक कंप्लीट किया वर्क को, न्यू फर्मेंटेशन प्रोसेस। नाउ शी असाइंस हर राइट्स इन द इन्वेंशन टू हर एम्प्लॉय, जैसा अभी हम डिस्कस कर रहे थे उसी तरह का एग्जांपल है। तो वो जहां काम कर रही है, वृद्धि बायोटेक प्राइवेट लिमिटेड में अनन्या वर्मा नाम की बायोकेमिस्ट जॉब करती है, और उसने अपना जो भी इन्वेंशन है उसको असाइन कर दिया है किसको? वृद्धि बायोटेक को। वो कितना तारीख को करी है? 10 मार्च 2025 को करी है, और 3 मार्च को उसने अपना वो इन्वेंशन कंप्लीट किया है। अब वृद्धि बायोटेक जो है वो फाइल करेगा एज एन एप्लीकेंट पेटेंट एप्लीकेशन, और 15 अप्रैल 2025 को वो नेमिंग अनन्या एज द इन्वेंटर। तो जो इन्वेंटर का जो होता है, एक फॉर्म 5 होता है, जब हम लोग फॉर्म्स डिस्कस करेंगे, तो उसमें एज एन इन्वेंटर उसका नाम है अनन्या, वहां लिखा हुआ है, प्लस और कहाँ पे रहता है? फॉर्म 1 में इन्वेंटर का नाम रहता है। फॉर्म 1 में एप्लीकेंट का नाम होगा वृद्धि बायोटेक प्राइवेट लिमिटेड, और इन्वेंटर का नाम होगा अनन्या वर्मा, ठीक है? अब ये एप्लीकेशन फाइल हो गया है, अनन्या एज द इन्वेंटर। पेटेंट इज ग्रांटेड ऑन 20 अगस्त 2026 विद वृद्धि बायोटेक एंटर्ड ऑन द रजिस्टर। तो अब क्या हो गया? पेटेंटी कौन हो गया यहाँ पे? ये जो कंपनी है इसका वृद्धि बायोटेक, वो हो गया। अब देखो इसमें क्या क्या क्वेश्चन आ रहा है। हु इज द ट्रू एंड फर्स्ट इन्वेंटर अंडर 21Y, सेक्शन 21Y? तो अनन्या वर्मा, शी हैज कंसीव्ड, शी हैज वर्कड द प्रोसेस हरसेल्फ, she is neither an importer nor a mere recipient of a foreign disclosure। ये जो डेफिनेशन था हम लोग का 21Y में कि who is a true and first inventor, it should exclude या it should not include either the first importer or to whom it is communicated first in India। उन दोनों को छोड़ करके कोई भी हो सकता है, मतलब ये जो रियल वर्क किया वही है। तो यहाँ पर क्या है कि अनन्या वर्मा हैज conceived, she has worked the process, and she is neither an imported, she is nor a mere recipient of a foreign substance। So in this case, true and first inventor as per section 21Y is Ananya Verma। Now who is the assignee under 21AB? assignee और assigner क्या है? assigner जो दे रहा है, assignee जो ले रहा है। तो वृद्धि बायोटेक प्राइवेट लिमिटेड फ्रॉम 10 मार्च 2025 द डेट ऑफ असाइनमेंट टुक इफेक्ट, नॉट द फाइलिंग डेट, ठीक है? तो असाइनमेंट कितना तारीख को हुआ था? यू सी द अगेन द क्वेश्चन कि 10 मार्च 2025 को जो ये एम्प्लॉयर है वृद्धि बायोटेक, उसने असाइन किया अपना राइट्स को ये कंपनी को, तो उस डेट से ये असाइनमेंट हैज कम इनटू इफेक्ट। उसके बाद हु इज द पेटेंटी अंडर 21P? तो ये भी इंपॉर्टेंट है, देखो यहाँ तो आंसर्स लिखा हुआ है, अदरवाइज इस टाइप का क्वेश्चंस को आपको एक्सरसाइज करना पड़ेगा कि पेटेंटी यहाँ पे कौन है। तो कोई कंफ्यूजन में लिख सकता है कि अनन्या वर्मा, लेकिन वो नहीं है, वो वहां पे इन्वेंटर है, लेकिन राइट्स उसके पास नहीं है, राइट्स इज विद द कंपनी।
तो वृद्धि बायोटेक प्राइवेट लिमिटेड जो है दैट इज द पेटेंटी एज डिफाइंड बाय रजिस्ट्रेशन एंड इट इज द एंटिटी एंटर्ड इन ऑन द रजिस्टर ऑन ग्रांट। चलो नेक्स्ट। ये देखो ये मैच द टर्म्स लिखा है, मगर ये स्कूल जैसा मैचिंग नहीं है कि हमको ऐसे ड्रॉ करना पड़ेगा, लाइन मिलाना होगा। ये बगल बगल में लिखा हुआ है। इन्वेंशन के बगल में जो बी है, 1 का बी, व्हाट इज इन्वेंशन? A new product or process involving an inventive step and capable of industrial application. Inventive step क्या है? That feature involving technical advance or economic significance and which is not obvious to a person skilled in art. New invention क्या है? Which is not anticipated by the publication or use anywhere before the date of filing of the complete specification. Person interested कौन है? It includes a person engaged in or promoting research in the same field as the invention. फार्मास्यूटिकल सब्सटेंस क्या है? एनी न्यू एंटिटी इन्वॉल्विंग 1 और मोर इन्वेंटिव स्टेप्स। देखो नेक्स्ट क्लास जिसका भी है, आई थिंक दीपशिका का है ना, उसका तो मुझे वो भी होती तो मैं बता देती। अदरवाइज श्रुति, एक बात को ध्यान रखेंगे हम लोग, जब आप क्लास लोगी फ्राइडे को तो आप प्लीज पहला 10 मिनट जो है ना आज वाले क्लास का क्वेश्चन आंसर्स पूछोगे। ओके ओके ठीक है, तो दैट विल हेल्प कि ये जो है इनका रिवीजन भी साथ साथ हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इनको बोलेंगे, ये लोग पढ़ के आएंगे। चलो नेक्स्ट स्लाइड करो। अच्छा, ये है सेक्शन 3 जो हम लोग कह रहे थे कि नॉन पेटेंटेबल का लिस्ट है। तो ये बहुत शॉर्ट में है, लेकिन इसका पूरा आपको लर्न करना होगा। आई थिंक अभी 1-2 क्लास और चलेगा, ये सिर्फ सेक्शन 3, इट विल टेक टाइम। तो सेक्शन 3A क्या है? एनीथिंग विच इज फ्रिवलस और अगेंस्ट द नेचुरल लॉज, वो पेटेंटेबल नहीं है। विच मतलब सेक्शन 3 जो है दैट कम्स अंडर चैप्टर। अभी हमारा चैप्टर 1 खत्म हो गया, खत्म नहीं हुआ है, इसलिए नहीं खत्म हुआ है क्योंकि सेक्शन 2 में आपका डेफिनेशन कितना है पता है? सेक्शन 2 का वाई तक, वाई ट्रू एंड फर्स्ट इन्वेंटर है ना, कितना सारा मतलब डेफिनेशंस है। ये एक्ट से हम लोग कराएंगे इसको वंस वी ओपन द एक्ट, आज या नेक्स्ट क्लास में। तो उसके बाद ये जो चैप्टर 2 स्टार्ट होता है उसका पहला सेक्शन 3 है। चैप्टर 2 का पहला सेक्शन 3 है जिसमें कि इन्वेंशंस नॉट पेटेंटेबल दिया हुआ है। उसमें सब क्लॉज ए से लेके आपको पी तक है, ए से पी तक यू हैव टू लर्न ईच एंड एवरी। ए में क्या है? एनीथिंग विच इज फ्रिवलस, एन इन्वेंशन विच इज फ्रिवलस इन नेचर और which claims anything obviously contrary to well established natural laws, तो वो है आपका सेक्शन 3A, that is not patentable। इसको बहुत इलेबोरेट देखना। डू वी हैव टाइम? तो 10 मिनट्स है, रह रहा है मुश्किल से। तो अभी जो शॉर्टकट में ये देख लेते हैं क्या क्या है, मतलब फिर इसको डिटेल में देखेंगे। बी है contrary to public order or morality, that is also not patentable। सी है discovery of a scientific principle, this is also not patentable। D है new form of known substance and having no enhanced efficacy, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यू फॉर्म ऑफ नॉन सब्सटेंस को भी मिल जाता है, मतलब ऐसे तो वो नॉन पेटेंटेबल के लिस्ट में, लेकिन उसमें एक वो है क्लॉज दिया हुआ है एक्सप्लेनेशन कि अगर आप उस पे वो एफिकेसी डेटा शो कर दो तो देन ऑल्सो इट कैन ओवरकम द ऑब्जेक्शन। फिर ई है मेयर एडमिक्सचर। एफ है जैसे अभी हम लोग देखे थे मेयर अरेंजमेंट और रीअरेंजमेंट या डुप्लीकेशन ऑफ डिवाइसेस। एच इज मेथड ऑफ एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर। आई इज मेडिकल सर्जिकल डायग्नोस्टिक ट्रीटमेंट मेथड्स, तो इंडिया में जो है ये मेथड ऑफ ट्रीटमेंट दैट इज नॉट अलाउड। कोई कोई कंट्री के पेटेंट एक्ट में अलाउड है बट यहाँ नहीं है। फिर जे में है प्लांट्स एनिमल एसेंशियली बायोलॉजिकल प्रोसेसेस। के है मैथमेटिकल या बिजनेस मेथड या कंप्यूटर प्रोग्राम पर से। तो सेक्शन 3K का ऑब्जेक्शन जनरली कोई कंप्यूटर प्रोग्राम या एल्गोरिथमिक होता है, उसमें एल्गोरिथम है कुछ, तो ये आना ही आना है सेक्शन 3K का ऑब्जेक्शन। एंड उसको कैसे ओवरकम करते हैं? यू नीड टू शो सम हार्डवेयर कंपोनेंट। हालांकि अभी एक CRI पे आ रहा है तो उसमें कुछ आगे हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि थोड़ा ईजी हो जाएगा, बट अभी इफेक्टिव नहीं हुआ है। Then we have L, literary, dramatic, artistic, aesthetic works, ये patentable नहीं है। These all are subject matter of copyright। वेरी गुड, कॉपीराइट। तो आपके पास कुछ लिटरेरी आपने लिखा है, ड्रामा लिखा है, आर्टिस्ट आर्ट बनाया, ड्राइंग किया, तो आप
आप इसको पेटेंट फाइल मत कराइए, आप इसके लिए कॉपीराइट कर दीजिए। फिर मेंटल एक्ट या मेथड ऑफ प्लेइंग अ गेम है, दिस इज ऑल्सो नॉट पेटेंटेबल सब्जेक्ट मैटर। प्रेजेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, टोपोग्राफी ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट्स, फिर ट्रेडिशनल नॉलेज, ये सब दीज आर ऑल ओमिटेड फ्रॉम द सब्जेक्ट मैटर ऑफ पेटेंटेबिलिटी। इसका विस्तार से देखना होगा, ये मत सोचो कि सेक्शन 3 हो गया है, बिकॉज इट विल टेक अ फुल डे। मुझे लग रहा है श्रुति क्या बोल रही हो तुम सेक्शन 3 के बारे में? यू नीड टू से समथिंग? Ma'am, not right now, but we can like when we discuss in detail this section. Yes, I think we will take one full day, one full class, I mean, Yes. for section 3. ये बहुत ही मतलब ब्रीफली मैंने जस्ट रीड कर दिया है हेडिंग्स, बट ये एक्चुअली आप लोग एक वर्क करना, इसको पूरा डिटेल में पढ़ना, बिकॉज यू नीड टू लर्न बाय हार्ट। ये वाला पूरा जो ए टू ये जो क्लॉजेस है पी तक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और इससे तो क्वेश्चंस आना ही आना, सिर्फ फर्स्ट पेपर में नहीं, सेकेंड पेपर इज ऑल्सो फुल। जो ड्राफ्टिंग वाला जो होता है, जो लॉन्ग क्वेश्चन और जो लेटर्स लिखना होता है कि आप एग्जामिनर को, कंट्रोलर को लेटर लिखो या ऑब्जेक्शन को ओवरकम कैसे करोगे, तो देन ये सब ये आपको दैट टाइम यू हैव टू डू दिस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो नेक्स्ट स्लाइड करते हैं, हम लोग वाइंड अप का टाइम आ गया है। नेक्स्ट स्लाइड दिखाओ। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है 3। ये इसमें लगता है थोड़ा बहुत और बताया गया है, एग्जांपल्स दिया हुआ है कि फ्रिवोलस किसको बोलेंगे, जैसे कि परपेचुअल मोशन क्लेम फॉर अ मशीन दैट रन्स फॉरएवर विदाउट एन एनर्जी इनपुट। तो इस टाइप का कुछ भी बेसिर पैर का बात जिसमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी नहीं हो रहा है, तो दैट विल नॉट बी ग्रांटेड, वो फ्रिवोलस माना जाएगा। फिर कुछ अगेंस्ट पब्लिक, आप एक ऐसा डिवाइस बनाए हो जिससे कि आप मतलब चोर चोरी कर सकेगा और पकड़ा नहीं जाएगा, या कुछ ऐसा मतलब इलीगल टाइप का, तो दैट इज अगेंस्ट पब्लिक ऑर्डर एंड मोरालिटी, हार्मफुल है, तो वो भी बिल्कुल भी नहीं अलाउ किया जाएगा, ऐसा कुछ भी होगा तो। फिर मेयर डिस्कवरी ऑफ साइंटिफिक प्रिंसिपल, discovering a previously unknown law relating to superconducting behavior is not patentable. Specific circuit design that applies that law to achieve a technical result can be. तो क्या चीज है और उसका क्या मतलब, मेयर डिस्कवरी आपने ऐसे एब्स्ट्रैक्ट थ्योरी का कर दिया, तो दैट इज नॉट अलाउड इन द पेटेंट एक्ट। नेक्स्ट 3D जो है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, और इसमें बहुत सारे केस लॉज भी है इंटरेस्टिंग। ये इसको ब्रेक करके लर्न करना है। तुम लोग को एक टास्क देते हैं सबको को, ये जो सेक्शन 3D है, सारा सेक्शंस को छोड़ दो, सेक्शन 3D सब लोग लर्न करके, और जो है एक संडे को एक 10 मिनट के लिए जुड़ करके और 3D का एक्सप्लेन करो। सब लोग कर पाओगे? चलो हम लोग देखते हैं क्या कर सकते। 3D पहले समझ लो, पहले तो इसको रटना है मतलब यू हैव टू लर्न बाय हार्ट ऑल ऑफ यू। सेक्शन 3D तो कैसे हम रटेंगे, बार बार लिख के, बार बार यू हैव टू राइट एवरी टाइम एंड यू हैव टू लर्न। मेयर डिस्कवरी ऑफ अ न्यू फॉर्म ऑफ अ नोन सब्सटेंस, देखो यहीं पे रुकते हैं हम। अब जैसे पैरासीटामोल है, सब लोग को पता है कि पैरासीटामोल आपको फीवर में आप खा लेते हो, बॉडी एक में भी। सडनली कल जो है एक साइंटिस्ट आया, बोला कि पेट दर्द में जो है पैरासीटामोल खाओ तुरंत ठीक हो जाएगा, या कुछ ऐसा कोई गंभीर बीमारी है उसमें आप पैरासीटामोल क्यों नहीं ले लेते हैं। तो ये क्या एग्जाम्पल हो गया कि एक आपने डिस्कवर किया कि कल तक तो हमको फीवर का दवाई पता था पैरासीटामोल, आज अचानक पता चल रहा है कि ये कोई और चीज में भी ये काम आता है। ठीक है, तो ये जो मेयर डिस्कवरी आपने किया, या न्यू फॉर्म ऑफ अ नोन सब्सटेंस, मतलब आपका सब्सटेंस नोन है, आपने उसमें कुछ जैसे कि अल्फा बीटा कोई पोजीशन पे आपका OH ये रेडिकल है, और आपने बोला कि अगर मैं इसको ये ऑर्थो पोजीशन पे ले आऊं तो फिर मुझे जो है इसका में अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो सिर्फ मेयर वर्ड यहाँ पर जो है ना आपको ओवरकम करने में हेल्प करता है, क्योंकि जब ऐसा ऑब्जेक्शन आता है देन यू नीड टू प्रूव कि जो है मेरा डिस्कवरी मेयर डिस्कवरी नहीं है। मैं जो एक रेडिकल OH को ऑर्थो पोजीशन से बीटा ये मेटा पोजीशन पे ले आया, उसकी वजह से जो है एनहांस्ड एफिकेसी है इस मेडिसिन में या इस कॉम्पोजिशन में। सो दैट इज व्हाई दिस इज नॉट अ मेयर डिस्कवरी या मेयर यूज। तो इसको हम लोग पहले ब्रेक करके पढ़ते हैं। तो मेयर डिस्कवरी ऑफ अ न्यू फॉर्म ऑफ अ नोन सब्सटेंस, न्यू फॉर्म ऑफ अ नोन सब्सटेंस क्या हो रहा है, जैसे ऑर्थो से मेटा हो गया, पारा हो गया, तो न्यू फॉर्म हो गया।
which does not result in the enhancement of the known efficacy. मतलब यहाँ पर ही छुपा हुआ है कि हम बचाएंगे कैसे अपने एप्लीकेशन को. हम ये शो करेंगे कि which results, which has the enhancement or which shows the efficacy. तो जो भी new form of a known substance which does not result in the enhancement of the known efficacy of that substance, ये एक part है. और देखो number 2 point, mere discovery of any new property, दूसरा point. तीसरा, इसको ब्रेक कर करके लिखना है आपको नोटबुक में पॉइंट वाइज. आप लोग सब कॉपी में लिख करके इसका आंसर मुझसे वो ग्रुप पे शेयर करोगे. 3D को तोड़ तोड़ के कैसे लर्न किए हो, इसका एक पेज प्रिंट करके या कॉपी मतलब फोटो खींच के. तो तीसरा क्या है, मेयर डिस्कवरी ऑफ एनी न्यू प्रॉपर्टी. चौथा क्या है, न्यू यूज फॉर अ नोन सब्सटेंस. मैंने जो एग्जांपल दिया वो इसमें फॉल करेगा, न्यू यूज ऑफ अ नोन सब्सटेंस. और ऑफ द मेयर यूज ऑफ अ नोन प्रोसेस. देखो दो ही चीज तो पेटेंट होता है, एक प्रोडक्ट एक प्रोसेस. तो अभी तक तो ये प्रोडक्ट का बात हो गया, जो न्यू फॉर्म ऑफ अ नोन सब्सटेंस, ये तो प्रोडक्ट है. या फिर मेयर डिस्कवरी ऑफ एनी न्यू प्रॉपर्टी ऑफ अ न्यू यूज ऑफ अ नोन सब्सटेंस फिर आ गया तो वो प्रोडक्ट है. या और मेयर यूज ऑफ अ नोन प्रोसेस या मशीन या एपरेटस, अनलेस फिर आपको बचा रहा है ओवरकम करने के लिए ऑब्जेक्शन. देखो यहीं पर जो एक्ट को इस तरह से लिखा गया है कि इसी में से जो है प्रोसिक्यूटर्स या अटॉर्नीज जो है अपना काम कर लेते हैं. तो और एपरेटस अनलेस सच नोन प्रोसेस रिजल्ट्स इन अ न्यू प्रोडक्ट और एम्प्लॉयज एटलीस्ट वन न्यू रिएक्टेंट. तो A + B + C gives D. तो A + B नोन है और C अननोन है और भले D नोन है, तब भी आप इसको पेटेंट कैसे पास करा लोगे, क्योंकि उसमें एक रिएक्टेंट अननोन है. ऑल्दो प्रोडक्ट जो है पहले से डी बना हुआ है, आपने एक नया प्रोसेस से बनाया, एक चीज जो ऐड कर दिया, तो भी आपका इन्वेंशन माना जाएगा. तो इसको आप ब्रेक कर करके लिख करके कॉपी में मुझे फोटो भेजोगा, उसी को आपको लर्न करना है. एक्सप्लेनेशन के सेम सब्सटेंस बाय डिफॉल्ट. अच्छा, इसमें आपके बुक में है एक्सप्लेनेशन की क्या क्या चीज बच सकता है. सॉल्ट्स, एस्टर्स, ईथर्स, पॉलीमॉर्फ्स, metabolites, pure form, particle size, isomers, mixture of isomers, complexes, combinations, and other derivatives of a known substance are treated as the same substance unless they differ significantly in efficacy. जो मैंने एग्जाम्पल दिया, ऑर्थो पोजिशन पे आपका OH रेडिकल है, वो नोन है सपोज. तो आपने क्या किया कि OH पोजिशन रेडिकल को मेटा पोजिशन पे ले आया, तो ये एक्ट के हिसाब से ये बोलेगा कि उसको हम सेम सब्सटेंस मान रहे हैं. हम नहीं मानते हैं, वो तो आइसोमर है, तो आइसोमर को हम नहीं देते पेटेंट. लेकिन तब आप क्या कहोगे कि ये देखो ये बचाएगा आपको, अनलेस दे डिफर सिग्निफिकेंटली इन एफिकेसी. तो आप इतना डाटा दिखाओगे, डेटा कि जो है ऑर्थो वाले का ये रिजल्ट्स है, और जो है हमारा जो है हमने जरा सा रेडिकल शिफ्ट किया है, आइसोमर ही बनाया, लेकिन उसका जो है एफिशिएंसी आप देखो इतना डेटा है, तो इसलिए इसको मिलना चाहिए. तो ये हो गया एग्जांपल. अच्छा, ये क्या है, एक संकेत फार्मा होल्ड्स अ पेटेंट ऑन कंपाउंड Z. ये क्वेश्चन लगता है मैंने कहीं देखा है, शायद आया था कहीं. इट लेटर फाइल्स अ फ्रेश एप्लीकेशन ऑन अ न्यू क्रिस्टलाइन पॉलीमॉर्फ ऑफ कंपाउंड Z showing identical therapeutic efficacy to the original. तो इसको मिलेगा कि नहीं, इसका आंसर अभी बिना देखे बोलो यस और नो. No. इस तो नहीं मिलेगा, क्योंकि जितना बात लिखा है आइडेंटिकल थेराप्यूटिक, जब एक्स्ट्रा कुछ है ही नहीं तब फिर तो नहीं मिलेगा पेटेंट. तो कब ये किसके अंदर बार होगा, सेक्शन 3D में. सेम सब्सटेंस, नो एनहांस्ड एफिकेसी, तो नहीं मिलेगा. तो इसको बचाने का एक ही तरीका है, अगर ये शो कर सके कहीं से भी कि it has significantly improved therapeutic efficacy over the known form, तब ये मिल जाएगा. चलो नेक्स्ट, ये खत्म है क्या, इसके बाद और भी स्लाइड है. नेक्स्ट स्लाइड है क्या श्रुति? श्रुति नेक्स्ट स्लाइड. So from last class, I have one doubt. हाँ. That Controller General of Patent Design and Trademark, he sits in Delhi office or Mumbai office? No, Delhi, Dwarka. Dwarka, because something in the slide it was written Mumbai office. That's why. अच्छा. I think we need to check with Deepshika, I think, or we have the slides and we can also check. अच्छा, इसके बाद और स्लाइड है श्रुति.
अच्छा, ये सेक्शन 3E और F का है, मेयर एडमिक्सचर और मेयर अरेंजमेंट और रीअरेंजमेंट। अब हमारा 9 भी बज गया, टाइम हो गया, तो मैं यहीं पे स्टॉप कर रही हूँ। आप लोग 1 मिनट लेकर के मुझसे बता सकते हो इफ एवरीथिंग इज अंडरस्टूड। पहले मेघा कुछ बोल लो, फिर एक एक करके तीनों से सुन लेंगे, चारों पांचों जो भी है। मैम इट वाज गुड, बट अभी लर्न करना पड़ेगा, तो अभी लर्न तो कुछ भी नहीं है। मतलब ओवरव्यू के लिए ठीक था, बट आई थिंक आई नीड टू लर्न, तो अभी याद नहीं है कुछ भी। देखो मेघा, हम लोग कोई भी टीचर हो, कोई भी क्लास में पढ़ता हो बच्चा, तो वो टीचर सिर्फ उसको पढ़ा ही सकता है, लेकिन अल्टीमेटली आप लोग को बहुत हार्ड वर्क करना है, ये मैं आप लोग को बता रही हूँ। इसलिए मैं बोल रही, बच्चे की तरह कॉपी और पेन जैसे हम लोग कॉलेज में पढ़ते थे, उस तरह से पढ़ना पड़ेगा ये एग्जाम को निकालने के लिए। मैम हम तो ओल्ड स्कूल है, हम तो पढ़ते वैसे हैं। नहीं, जो आप लोग तो आजकल उसी की लाइन में है जनरेशन ना, है। तो प्रोफेसर है तो आप लोग उसी लाइन आई में तो तो। डू राइट, आई कैन नॉट स्टडी विदाउट राइटिंग, हाँ, बट बिना बाकी नहीं, हमको पता है, हम लोग सब वैसे ही लिख लिख करके ही पढ़ने वाले विद्यार्थी है, तो वही है, वही तरीका है। और अब अभिषेक और कुणाल, कुछ ठीक लग रहा है आप लोग को? Yes, ma'am. The kind of it is more, the language is more related to law, and also we will have to practice. Ma'am, one question I just saw one. It is different than what we are now reading and learning. So I have a startup, and I read someone's status that the startup should have some documentation in order to protect their IPs from the actual inventors who are their employees. So in that case, what is that particular document? Do we have certain format for it? स्टार्टअप का अभी मुझे नहीं आइडिया आ रहा है, क्या श्रुति अगर Uh, आइडिया है तो प्लीज बताओ उसको। मैम इस पे थोड़ा सा सर का स्टार्टअप स्ट्रक्चर देख के आई कैन जस्ट गाइड हिम पर्सनली सर अपार्ट फ्रॉम दिस मीटिंग। अच्छा, ठीक है, ठीक है, एक बार आप उनसे बात कर लीजिएगा फिर। Sure. ठीक है, कुछ भी दिक्कत है तो अभिषेक आप भी कुछ शेयर करो, चेहरा दिखाओ। Yes, ma'am. Hi, ma'am. हेलो। Ma'am, the session was pretty good, and what I found that the best part being that it's being interactive. Earlier, we have studied from YouTube, and the questions that pops up in their mind, there's nobody to clarify it. That's the best part, and with the depth you have explained everything today. Yes, surely the sections are something that nobody can help with. We just have to memorize it. That's the all game here. हाँ, यही है कि आपको जो है या तो बार बार सुनते रहो, अगर किसी को याद सुनने से होता है तो यू कीप लिसनिंग, और अदरवाइज मेरा तो एक्सपीरियंस जो है, मैं सबको वही तरीका बताती हूँ, राइट एंड लर्न, राइट एंड लर्न। आप जितना रटोगे, आपके हाथों को याद होना चाहिए, मतलब याद हो जाना चाहिए आंसर्स को, Absolutely. एक्ट को, क्योंकि अभी आपको सिर्फ शुरुआत है ना, एक एक फॉर्म्स को यू नीड टू ड्रॉ द फॉर्म्स ऑन द नोटबुक, कैसे फॉर्मेट है, कंप्लीट स्पेसिफिकेशन, प्रोविजनल, कहाँ क्या लिखाता है, कहाँ नेम, कहाँ एड्रेस, वो सब लिख लिख के आपको नोटबुक, 2-3 नोटबुक भरोगे तो श्योर हो जाएगा। Yes, ma'am. Absolutely. यही तरीका और कोई है भी नहीं. यही तरीका हम लोग तो पढ़ा, कोई भी टीचर क्लास लेकर के चला जाता है, स्टूडेंट को ही पढ़ना पड़ता है। Absolutely, ma'am. टाइम आपको निकालना है, आप लोग के वर्क से हमको पता है सारे प्रोफेशनल्स हैं, तो पढ़ना है। आई थिंक दीप नारायण हैज जॉइंड, वेरी गुड। प्रतीक, यू हैव टू से समथिंग, चेहरा दिखा दो एक बार। चलो, ये नहीं दिखाएगा, आई थिंक इज वेरी शाई। चलो ठीक है, देखो दिखाया। चलो ठीक है, तो ऑल ऑफ यू ऑल द बेस्ट। ठीक है, हम लोग फिर परसों मिलेंगे। देखो ऐसा हम लोग पैटर्न कर रहे हैं कि एक दिन मैं ले लेती हूँ क्लास, एक दिन दीपशिका मैम है हमारे साथ, एक दिन श्रुति मैम है। सभी एक्सपर्ट है, सब लोग को बहुत साल का एक्सपीरियंस है इस फील्ड में, एवरी डे दे आर वर्किंग, मतलब प्रोसिक्यूशन एंड एवरीथिंग, तो फाइलिंग, ड्राफ्टिंग सब हो रहा है। अभिषेक सर्च कर ही रहा है, तो तुम सर्च कर रहे हो तो मैं तुम्हें असाइनमेंट भी दे सकती हूँ सर्च का। ड्राफ्टिंग है मैम, प्रैक्टिस मेन कोर्ट है। ड्राफ्टिंग मेनली करते हो? हाँ, मेनली ड्राफ्टिंग है, पेटेंटेबिलिटी सर्चेस। यस, आई स्टार्टेड माय करियर ऑफ तो दिस। डू यू हैव सम पेड डेटाबेसेस आल्सो फॉर सर्चिंग? Ma'am, that's of the firm. You will have फर्म to का come है? as a client with the firm अच्छा अच्छा, in that. ओके ओके, हाँ चलो गुड, ठीक है। कुणाल का वो एड्रेस कर देना श्रुति,
जो भी उसका डाउट है